दोस्तों आप सभी को पता है कि आज 5 जनवरी है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आज ऑलमोस्ट हम मान के चलते सकते हैं कि ओवर हो गया, क्योंकि 31 दिसंबर से ही एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज इंग्लिश कोड 30 का एग्ज़ाम था। इस वीडियो में मैं पेपर एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, खास करके इंग्लिश का कि क्या रह सकता है कट ऑफ। आपने कितने क्वेश्चंस कर दिए हैं या करने चाहिए थे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, तो कट ऑफ के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आज के एग्ज़ाम के बारे में आते हैं। पेपर 1 ईजी था। पेपर 1 ईजी था और हमेशा ऐसा होता है कि दो में से एक ईजी और एक टफ। तो आज पेपर 1 ईजी था, राहत देने लायक था। और पेपर 2 टफ था। मतलब जो स्टूडेंट से फीडबैक मेरे पास आए हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के अक्रॉस इंडिया, तो ये पता लगा कि पेपर 2 काफ़ी टफ था। और इस बार पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो अनएक्सपेक्टेड थे। वैसे तो पिछले 2-3 साल से ऐसा ही होता आया है, कोई बहुत नया नहीं है। जैसे लिंग्विस्टिक्स से हार्डली 2-3 क्वेश्चंस नज़र आते थे। इस बार लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज पेडागोजी, मोर्फोलॉजी, सिलेबल, ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आए। इंडियन एस्थेटिक्स से भी क्वेश्चन 1-2 ही रहता था, कभी नहीं भी रहता था। नहीं रहने के चांसेस ही ज़्यादा होते थे, या 1-2। इस बार इंडियन एस्थेटिक्स से भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। मैच दी फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, थॉमस हार्डी, हेरोल्ड पिंटर से क्वेश्चन आपका था। सिगमंड फ्रॉइड से क्वेश्चन आया था। बर्थडे पार्टी जो है हेरोल्ड पिंटर का नोबेल अवार्डी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। इसके साथ ही साथ फ्रांसिस बेकन से मैचिंग आया था। फ्रांसिस बेकन, देन आई ए रिचर्ड्स ट्रायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। और स्टेटमेंट एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। मतलब देखिए, यूजीसी नेट में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल एग्जाम होता है। तो क्वेश्चंस टफ थे और ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया। क्वेश्चंस कर पाने में काफ़ी डिफिकल्टी आई। बट पेपर 1 में आपको रिलीफ मिला। पेपर 1 ईजी था। तो देखिए, अगर आप ट्रेंड को देखोगे, अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के भी ट्रेंड को देखो, तो 2 में से एक पेपर आपका ईजी टू मॉडरेट होगा कि मैक्सिमम बच्चे कर लें उसको, और जो दूसरा पेपर होगा वो वही कर पाएंगे जो या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या तो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, या उनका नॉलेज ठीक ठाक है, तभी वो कर पाएंगे। अदरवाइज जो बेसिक लेवल वाले बच्चे हैं, जिनका बस बेसिक्स क्लियर है, एडवांस लेवल पे नहीं, वो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ऐसा मैं पिछले 3 साल से ट्रेंड यही चल रहा है, इस बार भी यही हुआ। इस बार जो फीडबैक्स आए उसमें स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट जो बिगिनर हैं या काफ़ी दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसा फीडबैक आया कि क्वेश्चन टफ था। और मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि क्वेश्चन टफ था। बट देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो कभी भी सिलेक्शन के लिए नहीं होता। उसका मेन पर्पस होता है रिजेक्शन। हम लोग कई बार ये सोच के जाते हैं कि भाई कि क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं आया। मैं कई सारे वीडियोस देख रहा हूँ, बनाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ये कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस ऐसा आना चाहिए था, ये पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत हद तक मैं भी सहमत हूँ। लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि देखिए, अकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में डिफरेंस है। अकेडमिक एग्जाम यानी जब आप यूजी, पीजी, पीएचडी, वो अकेडमिक डिग्रीज हैं, उसमें उसके जब एग्जाम्स होते हैं तो आपको पहले से बता दिया जाता है कि भैया ये नॉवेल्स हैं, आप थॉमस हार्डी का ये पढ़ लो, चार्ल्स डिकेंस का ये पढ़ लो, शेक्सपियर पढ़ लो, और उससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो वहाँ पे आप ये मान के चलो कि जो क्वेश्चन सेटर होते हैं ना, उनका मेन इंटेंशन यही होता है, रिजेक्शन, कि हम मैक्सिमम बच्चों को रिजेक्ट करें और जो क्रीम है वो सेलेक्ट हो जाए। यही कारण है कि आज पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हमने आवाज़ भी उठाई कि भाई हमारा सिलेबस जो है वो वेल डिफाइंड हो, क्वेश्चंस जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर हम पढ़ते हैं या अमेरिकन, तो क्वेश्चन वहाँ से आए जो हमें पढ़ाया जाता है। बट गाइज, आपको ये मानना पड़ेगा, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को मान लें, समझ लें, उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और इसमें आपके मतलब जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं वो कभी भी ये सोच के क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते कि मुझे बच्चों को सेलेक्ट करना है। वो क्या सोच के क्वेश्चन बनाते हैं कि मुझे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्शन के लिए जितना टफ हो सके, जितना टफेस्ट हो सके, उस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए बहुत ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से आपको बता रहा हूं यही हो रहा है। आप देख लो, पिछले लास्ट जो एग्जाम हुआ था जून का, उससे पहले दिसंबर 24 एंड ऑल, उस समय के वीडियोस देखो, उस समय के फीडबैक आप देखो, यही स्थिति थी। तो गाइज, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सरफेस लेवल या विकिपीडिया लेवल पढ़ने से नहीं होगा, आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ने होंगे। और कहते हैं ना कि ये कंपटीशन है, यहाँ तो बहुत मतलब जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो चुन करके जाएंगे। जेआरएफ के लिए 4-5 हज़ार जाएंगे, 25-30 हज़ार, मतलब मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ नेट।
क्योंकि 3 से 4% बच्चों का नेट होता है, लेस देन 1% का JRF होता है। तो आप ये सोच लो क्योंकि आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हमें एक लेसन मिल सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि भाई नेट का लेवल बहुत हाई है तो हम इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होगा? तो कहीं ना कहीं नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो लेवल रेज किया जा रहा है, या सिलेबस में भी कई बार चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे इस बार इंडियन एस्थेटिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ गए, लिंग्विस्टिक्स के आ गए। हम कम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इस बार क्वेश्चंस आया, और जो और भी क्वेश्चंस आए वो भी स्टेटमेंट के फॉर्म में थे, एजम्पशन के फॉर्म में थे। मतलब जो बिल्कुल जिसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे या जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वही कर पाए होंगे, है ना, या फिर तुक्के वाली स्थिति बनी होगी। तो ये है, तो इस चीज़ को है। बाकी पेपर 1 की अगर हम बात करें तो जैसे NEP 2020 से क्वेश्चन आया। इसके अलावे हम कह सकते हैं कि जैसे UGC हो गया, NAC है, NIRF है। मैं कई बार क्लासेस में वीडियोस के माध्यम से भी आपको ये इंपॉर्टेंट बताता हूँ। लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, है ना, तो उससे भी क्वेश्चंस आपके आए हैं। कई सारे रेगुलेटर्स हैं जैसे AICT हो गया, NIRF है, NBA, तो इससे क्वेश्चंस आपके थे। और नालंदा, विक्रमशिला, इससे भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। मिला जुला के ये था कि जैसे DI भी करने लायक था, मतलब मॉडरेट हम कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी मॉडरेट। तो जिनका पेपर 1 पेपर 2 दोनों बैलेंस था कि भाई पेपर 1 भी पढ़ के गए थे, पेपर 2 भी पढ़ करके गए थे, तो पेपर 1 में आप मान के चलो कि आपने 35-40 के आसपास ठीक कर दिया। पेपर 2 में अगर आपने थोड़ा 50-60 तो सिलेक्शन नेट हो जाएगा ऐसे। बट जिनका सिर्फ पेपर 2 ही पढ़ के गए थे, पेपर 1 पे ध्यान ही नहीं दिया, तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ी गड़बड़ी हुई होगी। तो बैलेंस बनाना देखिए बहुत ज़रूरी है, ये मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपको कह रहा हूँ। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। जो हो गया वो तो हो ही गया, वो तो हमें एक लेसन मिल गया, एक लर्निंग मिल गई कि भाई जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है जून 2026, उसके लिए हमें कैसे तैयार करना है, अपने आप को भी समय है। तो माइंड सेट करिए, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि UGC नेट आप ये मान के चलो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन फील्ड में इससे बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। इससे बड़ा एग्जाम नहीं है। UGC नेट एग्जाम करके ही आप प्रोफेसर भी बनते हो, इसी एग्जाम को करके आप PhD भी करते हो, इसी एग्जाम को करके कई बार आपको पोस्ट डॉक में भी मौका मिलता है, यानी इसी के सर्टिफिकेट के बेस पे आपको कई मौके मिलते हैं। इससे बड़ा एग्जाम भारत में नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन पेपर कभी भी आसान नहीं होने वाला है। क्वेश्चन पेपर में आपको एक्सपेरिमेंट्स वो लोग करेंगे और ऐसे क्वेश्चन देंगे जिससे रिजेक्शन की स्थिति बने, ना कि सिलेक्शन की। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ा, कुछ भी पूछो वो बताने की स्थिति में बहुत पढ़ाई करी है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आप मान के चलो यही होना है, अभी भी होगा और आगे भी होगा। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा। अब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जैसा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल था, तो देखिए पेपर 1 ईजी था। कई लोग ये कह रहे हैं सर कट ऑफ नीचे जाएगा, बट मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि पेपर 2 टफ था, पेपर 1 ईजी था। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं पेपर 1 में बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्होंने पेपर 2 में 50-55 ही किया होगा, 50-50, लेकिन पेपर 2 में, बट पेपर 1 में उन्होंने 40, 35, 38, 42 ऐसा, तो बैलेंस हो गया होगा। तो कट ऑफ कहीं से भी कम तो खैर नहीं जाएगा, जो लास्ट टाइम था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रहेगा। फिर भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी का JRF है वो इस बार 67 एंड अबव, मतलब 66 एंड अबव आप मान के चलो। अगर इतना है, यानी अगर आपने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, 102, 103, तो आप सेफ हैं JRF के लिए, यानी 102 प्लस हम मान के चल सकते हैं जनरल। अगर हम नेट की बात करें तो 58 एंड अबव परसेंट में, 59% के आसपास, यानी हम कह सकते हैं कि 175 मार्क्स, है ना, इतना अगर आपने किया है तो नेट हो सकता है जनरल कैटेगरी में। 59% आप मान के चलो। अब हम अगर OBC की बात करें तो JRF आपका 190, यानी 190 का मतलब ये हो गया 63%। इतने अगर आपके बन रहे हैं तो आप JRF OBC, और OBC में नेट 55% एंड अबव, मतलब मैं जितना बोल रहा हूँ उससे एंड अबव आप मान के चलो, मतलब उतना रहेगा, या उससे 0.5 +1 हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो 55% पे आपको OBC में नेट यानी 165 से ऊपर अगर है तो आप सेफ हैं। इसके बाद हम EWS की बात कर लेते हैं। तो EWS में 63% एंड अबव पे आपको JRF मिल सकता है इस बार। वही नेट 55% एंड अबव, इस पे आपको मिल जाएगा। और SC शेड्यूल कास्ट की बात करें तो JRF 60% और नेट आपको 52 एंड अबव पे मिल जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी के आसपास रहेगा,
इसमें +1 -1 हो सकता है, बट मैं मान के चलता हूँ इसी के आसपास रहेगा। तो आपने अगर इतने क्वेश्चंस किए हैं तो आप मिला सकते हो कि इतना आपका होगा। बहरहाल आंसर की भी आएगा, रिजल्ट्स भी जल्दी ही आ जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो हम मान के चल सकते हैं कि जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट यही है कि ये समय है, इसको वेस्ट ना करें। जून का जो पेपर है वो 5 महीने बाद होना है, उसको लेकर के तैयारी करें अच्छी। बाकी जो ट्रेंड है और जो एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने रखा है। आपको कोई डाउट हो, किसी और भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, विषय साझा करूं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालें, मैं निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।